आज आप लोग के लिए लाए हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का आंसर वीडियो, जो आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकतर, जो गेस्ट क्वेश्चन बताए थे, जो प्रीवियस वीडियो में आप लोग को डिस्कस किए थे, जो कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है। तो अगर वो वीडियो प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं आप लोग, तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल इजी फार्मा कैंप पे जाके देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको सॉल्यूशन का जो सीरीज है, आंसर का जो सीरीज का जो वीडियो है, वो आज सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपको फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर डिटेल्स में बताए हुए हैं। तो अगर वो भी वीडियो अगर नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो, तो वो भी वीडियो जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाली है, जो बिहार यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस कंडक्ट करा रही है, जो 6 तारीख से होने वाला है। तो उसी एग्जाम को देखते हुए हम एग्जाम का एक सीरीज टाइप का चलाए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन आप लोग को कंप्लीट बताएंगे, ताकि आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन सही तरह से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई नार्कोटिक एनाल्जेसिक, राइट एसएआर ऑफ मॉर्फिन एनालॉग इन डिटेल्स। मॉर्फिन एनालॉग जो होता है उसका डिटेल्स में लिखना है एसएआर, और क्लासिफाई करना है नार्कोटिक एनाल्जेसिक को। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो होती है ड्रग होते हैं, ये ड्रग सीवियर पेन में दिया जाता है। अगर किसी भी पेशेंट को अगर सीवियर पेन हो रही है, बॉडी पेन सीवियर हो रही है, असहनशील दर्द हो रही है, तो उस पेशेंट को अगर नार्कोटिक एनाल्जेसिक दीजिएगा तो उसको रिलीफ मिलेगी। तो ये ड्रग डायरेक्टली जाके बाइंड करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ऑपियोइड रिसेप्टर होता है। तो ये ऑपियोइड रिसेप्टर जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, म्यू, कापा एंड डेल्टा। ये तीनों जो है, ये ऑपियोइड रिसेप्टर जो होते हैं, वो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, और ये ड्रग डायरेक्ट वहाँ जाके बाइंड करेगी, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलती है, और पेशेंट को क्या रिलीफ मिलेगी। चलिए नेक्स्ट जो है, इसी में ये सेडेशन भी कॉज कर सकती है, सेडेशन भी प्रोड्यूस कर सकती है, यूफोरिया भी कर सकती है। और ये ड्रग का अगर लॉन्ग टाइम तक अगर इसका अगर कोई ले रहा है, तो ये ड्रग से डिपेंडेंस भी हो जाएगी, और ड्रग एडिक्शन भी कॉज कर सकता है। यानी ये डिपेंडेंस कर सकती है ड्रग। अगर कोई पेशेंट अगर लॉन्ग टाइम तक अगर इसका यूज कर रहा है, तो वो इस ड्रग का आदी हो जाएगी, और उसको हम लोग ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। तो ये ड्रग शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाता है। अगर सीवियर पेन अगर बॉडी में हो रही है, असहनशील दर्द हो रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को रिलीफ करने के लिए, रिलीफ में लाने के लिए वो ड्रग हम लोग देते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ये क्लासिफिकेशन नार्कोटिक एनाल्जेसिक का क्लासिफिकेशन जो है, जनरली 3 क्लास है इसका। नार्कोटिक एनाल्जेसिक का मेनली 3 क्लास होता है। नेचुरल ऑपियोइड, ओपियम अल्कलॉइड हो गया, सेमी सिंथेटिक ऑपियोइड हो गया, और सिंथेटिक ऑपियोइड हो गया। तो ये नेचुरल ऑपियोइड जो हो गया, ये नेचुरली होगा। सेमी सिंथेटिक ऑपियोइड मतलब कुछ सिंथेसाइज फॉर्म होंगे या कुछ नेचुरल फॉर्म होंगे, और सिंथेटिक ऑपियोइड जो होंगे वो टोटली सिंथेसाइज फॉर्म होगा। तो चलिए ये तीनों को हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। नेचुरल ऑपियोइड जो होते हैं, इसको हम लोग ओपियम अल्कलॉइड बोलते हैं। तो ये ओपियम अल्कलॉइड्स जो है, ये ऑब्टेन किया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम ओपियम प्लांट। ओपियम प्लांट का जो बोटेनिकल नेम है पेपेवर सोमनिफेरम। ये पेपेवर सोमनिफेरम जो है, इसको ओपियम बोलते हैं, ओपियम प्लांट बोलते हैं। और इसी प्लांट से हम लोग मॉर्फिन का ऑब्टेन करते हैं, केडिन का ऑब्टेन करते हैं, और थिवाइन का ऑब्टेन करते हैं। थिवाइन
ये थिवाइन जो है ये जनरली यूज होता है सेमी सिंथेटिक अपवाइड को बनाने में। तो सेमी सिंथेटिक जो क्लास है उस अपवाइड को बनाने में हम लोग थिवाइन का यूज करते हैं, और ये मॉर्फिन और केडिन जो है ये जनरली इसका यूज हम लोग एनाल्जेसिक के तौर पे किया जाता है। तो ये नेचुरल अपवाइड है ये। नेक्स्ट जो है ये सेमी सिंथेटिक अपवाइड। सेमी सिंथेटिक्स नाम से ही क्लियर है, सेमी मतलब हाफ होता है, यानी ये हाफ पार्ट इसका नेचुरल होगा, हाफ पार्ट क्या होगा, सिंथेटिक पार्ट होगा। तो यहाँ पे चलिए सेमी सिंथेटिक अपवाइड को थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। सेमी सिंथेटिक अपवाइड जो होते हैं ये प्रिपेयर किया जाता है मॉडिफिकेशन, केमिकली मॉडिफिकेशन करके। जो नेचुरल अपवाइड जो होते हैं उसका हम लोग केमिकली मॉडिफिकेशन करते हैं, जिससे हमको सेमी सिंथेटिक अपवाइड का फॉर्मेशन होती है। तो ये जो सेमी सिंथेटिक अपवाइड है इसका एक एग्जांपल देखें तो हीरोइन, आप लोग नाम सुने होइएगा। ये हीरोइन जो ये ड्रग्स है और ये बैंड भी है, ठीक है। हीरोइन जो ड्रग्स है ये बैंड है। तो इसका जो है इसका फॉर्मेशन मॉर्फिन से होता है। जब इसका एसिटाइलेशन करते हैं तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन इसको बोलते हैं, अल्सो नोन एज। तो ये हीरोइन है। उसके बाद हाइड्रोमोर्फेनोन, ये हाइड्रोमोर्फेनोन भी ये सेमी सिंथेटिक अपवाइड है। नेक्स्ट जो है सिंथेटिक अपवाइड। ये सिंथेटिक अपवाइड्स जो है इट इज कम्प्लीटली सिंथेसाइज्ड केमिकली। ये सिंथेटिक अपवाइड है, क्लियर है, ये सिंथेटिक फॉर्म ही होगा 100%। तो कम्प्लीटली सिंथेसाइज्ड केमिकली। तो ये इसका जो सिंथेटिक अपवाइड है इसका भी फर्दर क्लास है, तो जो पहला क्लास है फिनाइल पिपरिडीन डेरिवेटिव। ये फिनाइल पिपरिडीन डेरिवेटिव जो होता है, अगर इसका एग्जांपल देखें तो पैथिडीन एग्जांपल में आता है, इसका एग्जांपल पैथिडीन होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेरिपिडीन। और एक और एग्जांपल इसका है फेंटानाइल, ये भी फिनाइल पिपरिडीन डेरिवेटिव का एग्जांपल है। सेकेंड जो है इसका क्लास डाइफिनाइल हेप्टेन डेरिवेटिव। ये डाइफिनाइल हेप्टेन डेरिवेटिव जो होता है इसका अगर एग्जांपल देखें तो मिथाडोन प्रोपॉक्सीफेन, इसका ये एग्जांपल हो जाएगा। सेकेंड जो है मॉर्फिनन डेरिवेटिव। ये मॉर्फिनन डेरिवेटिव जो होता है लिवोनॉरफेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉरफेनॉल हो गया, लिवोनॉरफेनॉल हो गया और ब्यूटेनॉरफेनॉल हो गया। तो ये मॉर्फिनन डेरिवेटिव का एग्जांपल हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की हम मूव करते हैं। फोर्थ जो इसका क्लास है बेंजोमॉर्फिन डेरिवेटिव्स। ये बेंजोमॉर्फिन डेरिवेटिव्स जो होते हैं इसका अगर एग्जांपल देखें तो पेंटाजोसिन जो आता है मार्केट में ड्रग, वो इसका एग्जांपल हो गया बेंजोमॉर्फिन डेरिवेटिव। ये पेंटाजोसिन जो आता है मार्केट में। उसके बाद जो फिफ्थ जो इसका क्लास है, पांचवा जो इसका क्लास है, 5 जो क्लास इसका है, इसका 5 क्लास अदर में आता है। तो इसका एग्जांपल जो है ट्रामाडोल, नाम आप लोग सुने होइएगा मेडिसिन का, ये अदर क्लास में आता है। ट्रामाडोल हो गया, उसके बाद टेपेंटाडोल हो गया, टेपेंटाडोल, ट्रामाडोल, ये अदर क्लास में आता है जो सिंथेटिक अपवाइड के क्लास है। सिंथेटिक अपवाइड में ये सब आती है। तो ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो है एक्चुअली ये डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, ये बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से और बिना डॉक्टर के सलाह से ये द मेडिसिन किसी पेशेंट को नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये बैंड है। चलिए हम लोग इसका सेकेंड पार्ट एसएआर देख लेते हैं मॉर्फिन एनालॉग का। तो मॉर्फिन एनालॉग एसएआर स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप मॉर्फिन एनालॉग का थोड़ा देख लेते हैं। तो मॉर्फिन एनालॉग जो अगर ये क्या है, अपवाइड है, ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक में आता है। तो अगर इसका हम लोग न्यूक्लियस देखें
तो अगर ये इसका न्यूक्लियस अगर देखेंगे तो इसमें 5 फ्यूज्ड रिंग देखेंगे। अगर इसका न्यूक्लियस को देखते हैं तो इसमें 5 फ्यूज्ड रिंग होते हैं और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो इसेंशियल है अपलाइड एक्टिविटी के लिए। तो इसमें क्या होंगे, 5 फ्यूज्ड रिंग होंगे और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे जो इसेंशियल रहेगा किसके लिए, अपलाइड एक्टिविटी के लिए। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो मॉर्फिन एनालॉग का जो न्यूक्लियस है उसके बारे में देखते हैं। मॉर्फिन एनालॉग का न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, तो ये जो आपका ये जो रिंग देख रहे हैं ये फर्स्ट रिंग हो गया, ये जो है आपका ये आपका सेकेंड रिंग हो गया, ये आपका थर्ड रिंग हो गया और ये आपका फोर्थ रिंग हो गया और ये जो है ये आपका 5 रिंग हो गया। तो यहाँ पे 5 रिंग जो है वो भी फ्यूज्ड फॉर्म में रहेंगे और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन का जो नंबर है वो और बहुत सारे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ईस्टर ब्रिज इथर ब्रिज है, अल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एलिसाइक्लिक अनसैचुरेटेड लिंकेज है, टर्सरी नाइट्रोजन है। तो ये सब जो फंक्शनल ग्रुप है ये इसेंशियल है अपलाइड एक्टिविटी के लिए। तो ये मॉर्फिन एनालॉग का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो चलिए इसको थोड़ा हम डिटेल्स में देखते हैं कि अगर इस ग्रुप में अगर कुछ चेंजिंग अगर किया जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है अपवाइड एक्टिविटी पे। तो जो पहला जो SAR इसका है एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग इसको हम लोग ए रिंग ही बोलते हैं। तो ये इसेंशियल है अपवाइड रिसेप्टर बाइंडिंग के लिए। जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग जो होते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग जो होते हैं ये बाइंड करता है हमारे जो CNS में जो अपवाइड रिसेप्टर होता है वहाँ पे ये जाके बाइंड करते हैं। तो ये जो रिसेप्टर से जो बाइंडिंग करेगा इसके लिए एरोमेटिक रिंग जरूरी है, इसेंशियल है। रिमूवल और मेजर मॉडिफिकेशन ग्रेटली रिड्यूस एनाल्जेसिक एक्टिविटी। अगर एरोमेटिक रिंग को अगर रिमूव कर देते हैं या इसमें मेजर ज़्यादा मॉडिफिकेशन करेंगे तो एनाल्जेसिक एक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है। तो ये एरोमेटिक रिंग का SAR का पहला पार्ट है। सेकंड जो है इसका पार्ट है फिनोलिक OH8C3। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये फिनॉल ग्रुप जो है ये थर्ड कार्बन पे फिनॉल ग्रुप देख रहे हैं ना। तो ये फिनोलिक ग्रुप जो है OH ग्रुप जो है थर्ड कार्बन पे, ये है इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एक्टिविटी। जो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एक्टिविटी जिसका होता है इसके लिए ये फिनोलिक ग्रुप जो थर्ड कार्बन पे ये इसेंशियल है, क्योंकि ये सीवियर पेन में ही यूज होता है, एसेंशियल दर्द में ही इसको दिया जाता है। अगर फिनोलिक ग्रुप को हटा के अगर इस पे मिथॉक्सी ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूटेड किया जाए तो केडिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेगा, केडिन बनेगा। और जब केडिन बनेगा तो इसका जो एनर्जेसिक का जो पोटेंसी होगा वो कम हो जाएगी। पोटेंसी क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिड्यूस हो जाएगा, यानी एनर्जेसिक पोटेंसी रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर OH ग्रुप हटा के फिनोलिक ग्रुप हटा के अगर मिथॉक्सी ग्रुप अगर उसी पोजीशन में थर्ड कार्बन पे अगर अटैच किया जाए तो जो कंपाउंड बनेंगे वो केडिन बनेगा और केडिन का जो एनर्जेसिक एक्टिविटी जो होता है वो कम होती है एज कंपेयर टू मॉर्फिन। 1/10 कम होता है इसका एनर्जेटिक एक्टिविटी मॉर्फिन से, लेकिन इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो बेटर होता है केनिन का।
इसी में जो नेक्स्ट है, अगर जो थर्ड कार्बन पे जो फिनोलिक ग्रुप है, अगर इसको ब्लॉक करते हैं या रिमूव कर देते हैं तो रिसेप्टर बाइंडिंग एफिनिटी जो होती है वो क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो रिसेप्टर से जो ड्रग बाइंड करता है और रिसेप्टर बाइंडिंग एफिनिटी जो होती है वो वहाँ पे घट जाएगी अगर थर्ड कार्बन पे जो फिनोलिक ग्रुप है उसको ब्लॉक किया जाए या रिमूव किया जाए तो। चलिए चलिए थर्ड पॉइंट जो है एसएआर का, जो मॉर्फिन एनालॉग का है, टर्सरी नाइट्रोजन N17। टर्सरी नाइट्रोजन जो होता है ये एसेंशियल है, रिक्वायर्ड है फॉर अपवाइड एक्टिविटी के लिए। अगर एन पर जो मिथाइल ग्रुप अटैच रहता है, जो आप लोग को यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप है, ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे एन मिथाइल जो होता है ये अपवाइड एगोनिस्ट की तरह एक्टिविटी करेगी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रिप्लेसिंग मिथाइल ग्रुप। अगर ये मिथाइल ग्रुप अगर रिप्लेस कर देते हैं किसी अदर कंपोनेंट से, या तो अलाइल हो या साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होती है। वो कंपाउंड जो होता है ये अपवाइड एंटागोनिस्ट हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। अगर मिथाइल ग्रुप अगर रिप्लेस करेंगे एलाइल से करे या साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल से करे तो फिर ये अपवाइड एंटागोनिस्ट के सीरीज में चला जाएगा। तो अपवाइड एंटागोनिस्ट जो होता है, थोड़ा इसका एग्जांपल देख लेते हैं, नैलोक्सोन एंड नाल्ट्रेजोन। ये जो ड्रग है, ये नैलोक्सोन या नाल्ट्रेजोन जो है ये आपका अपवाइड एंटागोनिस्ट है। चलिए फोर्थ जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एसएआर ऑफ मॉर्फिन एनालॉग का। फोर्थ पॉइंट, एसिटाइलेशन ऑफ हाइड्रोक्सी, एसिटाइलेशन ऑफ हाइड्रोक्सी, एसिटाइलेशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो प्रेजेंट है थर्ड कार्बन और सिक्स्थ कार्बन पे, चलिए थोड़ा देखते हैं। थर्ड कार्बन, यहाँ पर थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सिक्स्थ कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अगर इस ग्रुप का एसिटाइलेशन किया जाए तो फिर हमको एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जो सेमी सिंथेटिक होगा, वो उसको हम लोग हीरोइन बोलेंगे। तो हीरोइन का फॉर्मेशन एसिटाइलेशन से होता है। मॉर्फिन का जब एसिटाइलेशन होगा तो हीरोइन का फॉर्मेशन होता है। ये एसिटाइलेशन हमारा थर्ड कार्बन और सिक्स्थ कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उससे होता है, उस पे होता है। तो ये मॉर्फिन हीरोइन जो हो गया ये मोर लिपिड सोल्यूबल होगा, और ये मोर लिपिड सोल्यूबल होगा तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर जाएगा, वो भी रैपिडली। और ये जो हेरोइन जो होते हैं ये मोर पोटेंट होते हैं मॉर्फिन से। तो ये फोर्थ पॉइंट था एसएआर ऑफ मॉर्फिन एनालॉग का। चलिए फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। न्यूक्लियस में मॉर्फिन एनालॉग के जो न्यूक्लियस देखे थे उसमें सेवेंथ और एट पोजीशन पे डबल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड सेवेंथ और एट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मॉर्फिन एनालॉग के न्यूक्लियस में था। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सेवेंथ और एट कार्बन जो है इसके बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड जो है अगर इसका रिडक्शन किया जाए तो फिर जो एक्टिविटी जो होगी वो इंक्रीज कर जाती है। चलिए नेक्स्ट छठा देख लेते हैं। अगर जो 14th कार्बन पे जो अगर OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया जाए, 14th कार्बन जो होते हैं, चलिए न्यूक्लियस की ओर, 14th कार्बन जो है ये आपका ये 14th कार्बन है, ये 14th कार्बन, इस 14th कार्बन पर अगर OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो फिर पोटेंसी इनहेंस हो जाएगी। तो ये एसएआर था मॉर्फिन एनालॉग का, और इसी तरह से आप लोग का फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को आप लोग सही से प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी बताए हैं उसको सही से सुनिएगा और उसको रिमेम्बर कीजिएगा, और सही से उसको एग्जाम के देखते हुए उसको सही से प्रिपरेशन कीजिएगा। तो चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द एसएआर ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट एंड राइट द एमओए एंड सिंथेसिस ऑफ साल्ब्यूटामोल। एसएआर देखना है सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट का, और एमओए लिखना है
और सिंथेसाइज भी करना है साल्ब्यूटामॉल का। तो ये फोर्थ क्वेश्चन आप लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो 10 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट जो हो गया, ये सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट जो होते हैं ये स्टिमुलेट करता है अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं हमारे बॉडी में, अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो हो गए जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में होते हैं, वो रिसेप्टर को ये स्टिमुलेट करता है और ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, स्ट्रक्चरली रिलेटेड होता है, स्ट्रक्चरली रिलेटेड होता है कैटाकोलामाइन से, तो इसको कैटाकोलामाइन भी बोला जा सकता है। तो ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड होता है कैटाकोलामाइन का। चलिए न्यूक्लियस इसका देख लेते हैं। SAR सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट का न्यूक्लियस जो होते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियस जो हो गया इसका फिनाइल इथाइलामाइन न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। ये क्या है आपका एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है और इस पे एमाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो ये फिनाइल इथाइलामाइन न्यूक्लियस जो सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट का बेसिक न्यूक्लियस है। बेसिक पहला जो इसका पार्ट है, पहला जो इसका पॉइंट है बेसिक फिनाइल इथाइलामाइन न्यूक्लियस। तो ये फिनाइल इथाइलामाइन जो है ये स्केलेटल है और इसेंशियल है सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी के लिए, क्योंकि ये मेन है, यही बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है। चलिए नेक्स्ट इसमें जो होते हैं एक बेंजिंग रिंग जो आप लोग को बताए हैं, बेंजिंग रिंग होते हैं और 2 कार्बन साइड में होता है और एक एमिनो ग्रुप होता है। फिनाइल इथाइलामाइन जो हो गया, अगर इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो एक बेंजिंग रिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे देख रहे हैं 2 कार्बन साइड चेन होते हैं, 2 कार्बन साइड चेन यहाँ पे आप देख लीजिए, 2 कार्बन साइड चेन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन साइड चेन हो गया और एक एमिनो ग्रुप हो गया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग का एजेंट का। नेक्स्ट जो है इसका सेकेंड जो इसका पॉइंट है SAR ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट का, एमिनो ग्रुप NH2। तो एमिनो ग्रुप जो होता है ये प्राइमरी या सेकेंडरी एमिनो ग्रुप जो होगा ये एसेंशियल होगा, ये रिक्वायर्ड है। तो अगर ग्रुप नहीं रहेंगे तो फिर सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी शो अप नहीं हो पाएगी। अगर ये जो कार्बन का जो चेन है, अगर इसका साइज अगर इंक्रीज किया जाए, एन अल्काइल सब्स्टिट्यूशन अगर इंक्रीज किया जाए, एन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अगर इंक्रीज किया जाए तो बीटा रिसेप्टर सेलेक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब सेलेक्टिविटी नेचर जो होता है ड्रग का वो इंक्रीज हो जाएगा अगर एन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अगर इंक्रीज किया जाए तो यहाँ पे बीटा रिसेप्टर सेलेक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल के लिए मिथाइल जो होता है, मिथाइल ग्रुप से लगा रहता है वो इपिनेफ्रिन में लगा रहता है। टर्सरी ब्यूटाइल जो होते हैं वो साल्ब्यूटामोल में होते हैं जो बीटा 2 सिलेक्टिव होता है। तो अगर एन अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को अगर बढ़ाया जाता है तो सिलेक्टिविटी नेचर बढ़ता है, जो आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है। अल्फा कार्बन सब्स्टिट्यूशन, थर्ड जो इसका जो पॉइंट है SAR ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट का जो थर्ड पॉइंट है अल्फा कार्बन सब्स्टिट्यूशन। अगर अल्फा जो कार्बन होता है अगर उस पर मिथाइल ग्रुप को अगर ऐड किया जाए, उसको अल्फा मिथाइल ग्रुप बोलेंगे, अगर उसको ऐड किया जाता है तो रेजिस्टेंस ड्रग मेटाबॉलिज्म जो होते हैं वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और ड्रग मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो जाती है तो ड्रग का जो ड्यूरेशन होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। उस एग्जाम्पल में है एम्फिटामाइन जो होते हैं ड्रग, इसका ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होता है। तो ये मोड ऑफ एक्शन पे ये इफेक्ट डालती है अगर अल्फा मिथाइल ग्रुप का अगर एडिशन किया जाए वो भी अल्फा कार्बन पे। तो उसका इसी का जो फोर्थ जो पॉइंट है SAR का,
बीटा कार्बन हाइड्रोक्सी ग्रुप, बीटा कार्बन पर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर लगाया जाए, अगर प्रेजेंस है, तो फिर वो इंक्रीज करेगा डायरेक्ट रिसेप्टर एक्टिविटी को, जो रिसेप्टर जो बाइंड करता है उसकी एक्टिविटी को ये इंक्रीज करेगा। पांचवा जो है इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पांचवा है, एरोमेटिक रिंग सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक रिंग सब्स्टिट्यूशन, अगर एरोमेटिक रिंग का अगर सब्स्टिट्यूशन किया जाए 3,4 डाइहाइड्रोक्सी, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं केटाकोल। केटाकोल जो है इसका अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो ये देगा अल्फा एंड बीटा एक्टिविटी जो होता है वो मैक्सिमम होगा, लेकिन मेटाबॉलिज्म जो होगा वो रैपिड होगा। ड्रग मेटाबॉलिज्म जो होगा वो रैपिड होगा, मतलब क्या, ड्रग का ड्यूरेशन कम जाएगी काम करने की। तो ये COMT के द्वारा होता है। तो एरोमेटिक रिंग सब्स्टिट्यूशन के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। 3,4 डाइहाइड्रोक्सी जिसको कीटाकोल बोलते हैं, अगर इसका सब्स्टिट्यूशन अगर करेंगे तो ये अल्फा और बीटा जो रिसेप्टर होता है वहाँ पे तो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगी, लेकिन मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म आपको प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, वो क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएगी। और जब मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म, तो फिर थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी घट जाएगी और ड्रग का ड्यूरेशन, काम करने का भी ड्यूरेशन घट जाएगी। इसी में जो नेक्स्ट है, अगर नन केटाकोल सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ओरल जो एक्टिविटी होता है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर नन केटाकोल सब्स्टिट्यूशन होता है तो ओरल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो दवाई जो है वो लॉन्ग टाइम तक काम करेगी। तो नन केटाकोल सब्स्टिट्यूशन करने से ये ओरल एक्टिविटी इंक्रीज होगी और ड्यूरेशन में भी इंक्रीज होती है। तो ये एग्जांपल है साल्ब्यूटामोल। छठा जो इसका जो पॉइंट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे हो गया, एक R आइसोमर होता है, R माइनस आइसोमर जो होते हैं मोर एक्टिव होते हैं S आइसोमर से। R आइसोमर जो होते हैं वो मोर एक्टिव होते हैं S आइसोमर से। R जो होती है ये माइनस फॉर्म होता है और ये S जो होती है पॉजिटिव आइसोमर फॉर्म होता है। तो ये R फॉर्म जो होते हैं ये मोर एक्टिव होता है देन S आइसोमर से। चलिए इसका सिंथेसिस देख लेते हैं साल्ब्यूटामोल का। साल्ब्यूटामोल का जो सिंथेसिस होगा, ये थोड़ा सिंथेसिस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए सिंथेसिस ऑफ साल्ब्यूटामोल। अगर साल्ब्यूटामोल का सिंथेसिस अगर देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे। अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल जो होते हैं वो रिएक्ट करता है क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड से। तो हम ये रिएक्शन ये फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन रिएक्शन कहलाता है। ये फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन रिएक्शन के द्वारा ये अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल रिएक्ट करेगा क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड से, तो हमको मिलेगा 4 एसिटाइल क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ये न्यू कंपाउंड मिलते हैं 4 एसिटाइल क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, जो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब ये 4 एसिटाइल क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल ये फिर से रिएक्ट करता है डाइमिथाइलामाइन से, डाइमिथाइल इथाइलमाइन से, डाइमिथाइल इथाइलामाइन से। तो ये न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है जो उसका नाम है उसका नाम है 4,2 टर्सरी ब्यूटाइल एमिनो 1 एसिटाइल 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। ये न्यू कंपाउंड है। इसका फॉर्मेशन जो होता है जब 4 एसिटाइल क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल रिएक्ट करता है डाई मिथाइल इथाइलामाइन से, तो हमको ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब फाइनली ये जो 4,2 टर्सरी ब्यूटाइल एमिनो 1 एसिटाइल 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल जो है ये अंडरगोज एमपीवी रिडक्शन। ये एमपीवी रिडक्शन के द्वारा साल्ब्यूटामोल का फॉर्मेशन करता है। तो
है। अगर इसका अगर IUPAC नेम देखें तो 2,4 टर्सरी ब्यूटाइल एमिनो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल इसका IUPAC नेम है। चलिए थोड़ा सिंथेसिस इसका देख लेते हैं। देखिए ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग है, ये OH है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसलिए अल्फा हाइड्रोक्सी बोले। तो इसका जो नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। अब ये रिएक्ट करेगा क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड से, ये लिखा हुआ है क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड। ये क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे जो क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड में जो क्लोरीन है और ये जो हाइड्रोजन है जो अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल में है, जो आपका फर्स्ट जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से ये क्लोरीन बाइंड करेगा जिससे HCl बाहर निकलेगा और ये जो रिएक्शन होते हैं ये अनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड जो फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन रिएक्शन कहलाता है, ये आपका एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ही होगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन के द्वारा ये न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो आप लोग के सामने है, ये न्यू कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का रिएक्शन डाइइथाइलामाइन से होगा, जो आपका ये है डाइइथाइलामाइन, यहाँ पे ये डाइइथाइलामाइन से होगा। डाइइथाइलामाइन डाइमिथाइल इथाइलमाइन से होगा, डाइमिथाइल इथाइलामाइन से होगा। तो ये डाइमिथाइल इथाइलामाइन से जब ये न्यू कंपाउंड का रिएक्शन होगा तो डाइमिथाइल इथाइलामाइन में जो नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन से और ये नए न्यू कंपाउंड जो बने हैं स्टेप फर्स्ट में उसके क्लोरीन से बाइंड करके HCl फिर बाहर निकलता है और फिर से एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होती है, फिर से एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगी। अब ये जो न्यू कंपाउंड है, ये न्यू कंपाउंड फिर से MPV रिडक्शन के द्वारा फाइनली साल्ब्यूटामोल का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका सिंथेसिस है साल्ब्यूटामोल का। अब इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं, साल्ब्यूटामोल का मोड ऑफ एक्शन। साल्ब्यूटामोल जो होते हैं ये बीटा एडर्जिक एगोनिस्ट, सिलेक्टिव बीटा एडर्जिक एगोनिस्ट होता है। साल्ब्यूटामोल जो होते हैं ये सिलेक्टिव बीटा एडर्जिक एगोनिस्ट होता है। और ये साल्ब्यूटामोल का अगर MO देखें, मोड ऑफ एक्शन देखें, तो मोड ऑफ एक्शन में ये जो देख रहे हैं आप, ये सेल का स्ट्रक्चर, ये सेल है, सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है। अब ये मेम्ब्रेन पे ही क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, बीटा रिसेप्टर। क्या है बीटा रिसेप्टर, सेलेक्टिव, क्योंकि साल्ब्यूटामोल सेलेक्टिव ड्रग है तो यहाँ पे ये रिसेप्टर है, ये ड्रग है साल्ब्यूटामोल, ये ड्रग इससे बाइंड किया जिससे बीटा रिसेप्टर जो है रिसेप्टर, ये ड्रग बीटा रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद यहाँ पे जो GS प्रोटीन होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। जब GS प्रोटीन अगर एक्टिव होगा तो ये एक्टिव कर देगा एडेनाइलेट साइक्लेज। एडेनाइलेट साइक्लेज जो है इसको शॉर्ट में AC बोलते हैं, ये एंजाइम होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाएगा जब GS प्रोटीन एक्टिव होगा। तब जब एडेनाइलेट साइक्लेज अगर एक्टिव होगा तो फिर ये ATP कन्वर्ट हो जाते हैं CAMP में, साइक्लिक एमिनो मोनोफॉस्फेट में। ये ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CAMP में, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में। जब एडेनाइलेट साइक्लेज जब एक्टिव होगा तो ATP का कन्वर्सन स्टार्ट हो जाता है, ATP कन्वर्ट हो जाते हैं CAMP में, साइक्लेज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, जिससे साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का हाई होगी तो फिर ये PKA को एक्टिवेट कर देगा। ये प्रोटीन काइनेज होता है, ये क्या प्रोटीन काइनेज, PKA जो बोलते हैं शॉर्ट में, इसको प्रोटीन काइनेज बोलते हैं, ये एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम आयंस है वो घट जाएगी,
सेल के अंदर जो कैल्शियम आयन जो है, सेल के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन घट जाएगी, जिससे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन जो होते हैं, मायोसिन जो प्रोटीन होते हैं, मायोसिन का फॉस्फोराइलेशन इनहिबिशन हो जाएगा। ये इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन, जब मायोसिन का फॉस्फोराइलेशन इनहिबिशन हो जाएंगे तो हमारा जो स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगा। और आपको पता है कि वो ट्रैकिया या ब्रोंकी या हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। तो जब मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो ये उसको बोलते हैं ब्रोंको डायलेशन, मतलब ब्रोंकी जो होते हैं वहाँ पे जो स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्स हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रोंको डायलेशन बोलते हैं, जिससे क्या होगा, पेशेंट को राहत मिलेगी। तो जनरली ये जो साल्ब्यूटामोल जो है, ये अस्थमा के केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। साल्ब्यूटामोल ड्रग है जो सेलेक्टिव ड्रग है, तो इसका ये एमओए हो गया। तो इस वीडियो में हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग सही से देखिएगा, और जो जो बातें बोले हैं उस बातें को आप लोग फॉलो कीजिएगा, और सही से इसको समझ के आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम के लिए। आगे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और उसका सलूशन प्रॉपर वे से आपको बता देंगे। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पीजी फार्मा कैंप को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये पहुंच सके, इसीलिए इसको शेयर करें। धन्यवाद।